नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नायब सरकार 100 दिन का सार। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हैट्रिक का इतिहास रचने वाली डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन के कार्यकाल के दौरान सीएम नायब सैनी के मार्गदर्शन वाली हरियाणा सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं जो विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे, हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। विकसित भारत विकसित हरियाणा 2047 का संकल्प लिए नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में विकास की झड़ी लगाने का काम किया। पक्की चौड़ी सड़कें, हर घर नल से जल, विभागीय खरीद को मंजूरी से लेकर स्कूलों के सौंदर्यीकरण तक कई बड़े फैसले लिए गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का चौतरफा विकास। 100 दिन के कामकाज में नायब सरकार ने रचा इतिहास। आदरणीय मोदी जी का जो एक विजन है विकसित भारत का, और लगातार भारत को एक नई दिशा देने का काम जो पिछले 10 वर्षों में गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और जिस प्रकार से उनकी नीति वो गरीब लोगों तक पहुंच रही है। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के दौरान परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की झड़ी लगा दी। चाहे सड़कों के सुंदरीकरण से पहियों की रफ्तार में तेजी लाने का संकल्प हो, या खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाकर किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाना, विद्यालयों के पुनर्निर्माण से लेकर शमशान घाट और 33 केवी सब स्टेशन बनाने तक किए बड़े फैसलों पर मोहर लगाई। बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर पुनर्निर्माण का किया गया फैसला इन्हीं में शुमार है। परियोजना के लिए 1,47,88,000 रुपए मंजूर। वाटर ओवरफ्लो की समस्या से मिलेगा छुटकारा। परियोजना से कई गांवों को मिलेगा सीधा लाभ। साइफन के पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 48 लाख रुपए। क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण पर 99,81,000 खर्च का अनुमान। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर के क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध करवाना है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे न केवल लंबे समय से चली आ रही सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि कई गांवों में फसल की पैदावार बढ़ेगी। बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर पुनर्निर्माण से हरियाणा प्रदेश के करीब 25 से ज्यादा गाँवों को लाभ मिलेगा। इन गाँव में खानपुर, हेबतका, मरोदा, कोराबाज, जिमरावत, मरोदाबाज, बासी, पुथली, जलालपुर, फिरोजपुर दहर, इमामनगर, अकलीमपुर, बुखारका, भदास, करहेरी, करकेरा, जेताका, राजाका, उलेटा, घागस, नोटकी, नगीना समेत कई गांव शामिल हैं। जल प्रवाह में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने और वाटर मैनेजमेंट के संदर्भ में नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ये कदम उठाया है, क्योंकि लंबे समय से साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनर्निर्माण की मांग उठ रही थी। साइफन के संकेर मुंह के कारण फंस जाता है मलबा, पंप हाउस तक नहीं पहुंच पाता पानी, निचले इलाकों में किसानों को सिंचाई में परेशानी। पुनर्निर्माण से समुचित ढंग से होगा वाटर फ्लो। क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण से शादीपुर माइनर का वाटर लेवल बढ़ेगा, अंतिम छोर के गांवों तक पहुंचेगा पानी, सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी। साइफन के पुनर्निर्माण जल प्रवाह समुचित ढंग से होगा और पानी की बर्बादी रुकेगी। इसके अतिरिक्त बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी के आरडी 47,650 पर एक क्रॉस रेगुलेटर की आवश्यकता है, ताकि शादीपुर माइनर में जल स्तर बढ़ाया जा सके। हर खेत में पानी, किसानों के चेहरे पर खुशहाली का संकल्प संजोए नायब सरकार ने फतेहाबाद कुटियाना डिस्ट्रिक्ट चैनल पुनर्वास परियोजना को अमली जामा पहनाया है। इस परियोजना के लिए करीब 11 करोड़ 32 लाख रुपए मंजूर किए गए। वन विभाग ने चैनल के रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटाने की भी हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना से जल्द ही फतेहाबाद के कई गांवों को बड़े स्तर पर जल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। हर घर नल से जल का संकल्प मन में सजोए नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान जींद के करीब 6 गाँव में आउटलेट कनेक्शन को मंजूरी दी है। खटकर, कासून, मोहनगढ़, कुचराना कला, थुआ, चत्तर नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के तहत लाभ लेने वाले इन गाँव में खटकर, कासून, मोहनगढ़, कुचराना कला, थुआ और चत्तर शामिल है। हरियाणा के चौतरफा विकास का संकल्प सजोए नायब सरकार ने शहर की सड़कों से गांव के गलियारों तक करोड़ों रुपए की परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास किए, जिनमें
कोसली विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ से अधिक लागत की कुल 6 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास शामिल है। 20 करोड़ 53 लाख की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2 करोड़ 51 लाख की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अगर दूसरे कार्यकाल के दौरान सीएम नायब सैनी की ओर से कोसली में पीडब्ल्यूडी सड़कों के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ और मंडी बोर्ड की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा की। इसके अलावा कोसली विधानसभा के स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने का भी फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लिया है। पिहोवा क्षेत्र के अंदर 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। सीएम की ओर से पिहोवा में 26 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं में सरस्वती नहर पुल का निर्माण, किसान सेवा सदन भवन की बिल्डिंग और 50 बेड का अस्पताल शामिल है। इसी के साथ ही सीएम नायब सैनी की ओर से 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से होने वाली टॉकर माइनर सुधार परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। देश की जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का संकल्प संजोए सीएम नायब सैनी ने 30 करोड़ रुपए का फंड देने की भी घोषणा की है, जिनमें 10-10 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी की सड़कों के नवीनीकरण और मंडी बोर्ड की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए दिए गए, तो 5-5 करोड़ रुपए में स्कूलों के नवीनीकरण और विकास के अन्य कामकाज के लिए भी मुहैया करवाए गए। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सीएम नायब सैनी ने पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद रैली के दौरान 15 करोड़ रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। उन्होंने साथ ही बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा कि पुंडरी को जल्द ही उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। इसी के साथ सीएम ने सांच गांव में राजकीय हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की भी घोषणा की। कबड्डी अकादमी के नवीनीकरण और पुंडरी और फतेहपुर गांव में सीसीटीवी लगाने का फैसला भी लिया गया। सीएम नायब सैनी ने इन घोषणाओं के अलावा पुंडरी के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की थी। अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान कालका विधानसभा क्षेत्र वासियों को विकास परियोजना की सौगात देते हुए 25 करोड़ लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनमें नानकपुर में 132 केवी एवं 66 केवी सब स्टेशन, खोहवाला वाली नदी पर पुल तथा गांव बेरघाटी नदी पर पुल का निर्माण शामिल है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से इतिहास रचने के बाद जब सीएम नायब सैनी लाडवा हलके के धन्यवादी दौरे पर पहुंचे तो विकास की घोषणाओं की झड़ी लगा दी। अपने दौरे के दौरान सीएम नायब सैनी ने बीड़, पिपली, खानपुर, बाबैन, मंगोली जाटान, छपरा और गोविंदगढ़ में विकास के लिए 20-20 लाख रुपए ग्रांट राशि जारी करने के फैसले पर मोहर लगाई। इसी के साथ ही लाडवा के कनिपला गांव में 33 केवी का सब स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। नायब सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान फरीदाबाद के भी 3 गांवों को 4 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन गांवों में तिलपत, भूपानी और भतोला का नाम शुमार है। सड़कों के सौंदर्यीकरण और इंटरलॉकिंग टाइल लगवाने का काम, तालाब की सफाई और 2 नए ट्यूबवेल की स्थापना जैसे विकास के काम इन परियोजनाओं में शामिल हैं। उजीना डायवर्सन ड्रेन पर वीआर ब्रिज के पुनः निर्माण और डीआर ब्रिज के चौड़ीकरण के लिए भी मंजूरी सीएम नायब सैनी की ओर से अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान दी गई। मेवात क्षेत्र को मिलने वाले इस गिफ्ट से 12 से ज्यादा गाँव के 6 लाख लोगों की आवाजाही का रास्ता सुगम हो जाएगा। अभी खस्ताहाल पुल होने से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने उजीना डायवर्सन ड्रेन पर वीआर ब्रिज के पुनर्निर्माण और डीआर ब्रिज के चौड़ीकरण कार्यों के लिए 10 करोड़ 72 लाख 67 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उजीना डायवर्सन ड्रेन पर वीआर ब्रिज के पुनर्निर्माण के लिए 4 करोड़ 21 लाख 33 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो वहीं पुन्हाना से जुरहेड़ा तक उजीना डायवर्सन पर डीआर ब्रिज को चौड़ा करने और नवीनीकरण के लिए 651.34 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। सुगम यातायात का लक्ष्य मन में सजोए विकास के पथ पर अग्रसर नायब सरकार ने होडल, नूह, तावड़ू, बिलासपुर मार्ग 4 लेन करने का फैसला लिया है। 616 करोड़ 1 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पलवल, नूह और गुरुग्राम जिलों में 71 किलोमीटर होडल, नूह, तावड़ू, बिलासपुर मार्ग से 4 लेन बनाने को मंजूरी दी गई है।
अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के दरमियान सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से हिसार को हरियाणा के सबसे बड़े पुल का गिफ्ट भी दिया गया। हिसार में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बनाए गए इस ओवर और अंडर रेलवे ब्रिज से 40,000 से ज्यादा वाहन गुजर रहे हैं। सूर्यनगर रेलवे ओवर ब्रिज की खासियत की बात की जाए तो 68 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल की लंबाई 1185 मीटर, चौड़ाई 10.5 मीटर रखी गई है। इसके अलावा पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए ओवर ब्रिज के दोनों तरफ फुटपाथ 1.5 मीटर के बनाए गए हैं। भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक पावर ग्रिड के साथ CSR स्कीम के तहत समझौता करके नायब सरकार ने शमशान घाट और कब्रिस्तान का पुनरुद्धार कराने का फैसला लिया है। शिवधाम योजना के तहत होने वाले इस विकास कार्य से 4 जिलों करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र के 658 गाँव को लाभ मिलेगा और करीब 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सीएम नायब सैनी ने सरकारी विभाग में भी कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद के लिए करीब 1329 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस अमाउंट से HPPC यानी हाई पावर परचेज कमेटी, डिपार्टमेंट हाई पावर परचेज कमेटी यानी DHPPC और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी में वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने राज्य में करीब 80 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर भी खरीदा है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान नायब सरकार की ओर से इस हेलीकॉप्टर को जर्मनी से हरियाणा में लाया गया। एयरबस H145 D3 मॉडल आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी खासियतें आपको बताते हैं। 80 करोड़ रुपए की कीमत है, अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, तेज और सुरक्षित भी है, ईंधन कुशल है, डिजाइन लुक बेहतर है। जर्मनी से इसे खरीदा गया है। बधाई देता हूं हरियाणा सरकार के अधिकारियों को, सभी को, क्योंकि लंबे समय से जो ये एक विषय था कि नया हेलीकॉप्टर हमारा आना चाहिए। हरियाणा सरकार की ओर से पुराना हेलीकॉप्टर साल 2008 में खरीदा गया था। उसके रखरखाव पर अब काफी खर्च हो रहा था, साथ ही सुरक्षा का भी मुद्दा था। इस कारण नए हेलीकॉप्टर की खरीद आवश्यक हो गई थी। हेलीकॉप्टर के पायलट और इंजीनियरों की टीम ने सरकार को नया हेलीकॉप्टर खरीदने की सलाह दी थी, जिसके बाद हरियाणा की नायब सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही ये बड़ा फैसला लिया। नायब सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम हमारे हरियाणा के विकसित होने के संकल्प में 4 चांद लगाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण के साथ ही ऐसे कई किसान हितैषी फैसले भी लिए हैं जो हरियाणा की ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों के सामने मिसाल बनकर के पेश हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना MSP के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। प्रतिबद्ध है, हम एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अन्नदाता का भरोसा जीतकर सदन का सफर तय किया तो किसानों के भरोसे पर खरी भी उतरी हरियाणा की नायब सरकार। 24 फसलों की MSP पर खरीद का एक ऐसा फैसला लिया जिसने हरियाणा के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया तो देश के तमाम राज्यों के सामने मिसाल पेश की। 24 फसलों की MSP पर खरीद, रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, जवार, जूट, खोपरा, ग्रीष्मकालीन मूंग, धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी, गन्ना इसमें शामिल है। इसी के साथ ही अपने दूसरे कार्यकाल में नायब सरकार ने कई और अन्नदाता हितैषी कदम उठाए हैं। अन्नदाता की खुशहाली, सौगात की बारिश, 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद, किसानों के खाते में फसल खरीद के 11,296 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर, खरीफ फसल के खर्चों के लिए किसानों को 300 करोड़ रुपए बोनस गिफ्ट, सूखा राहत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़, 90 करोड़ रुपए ट्रांसफर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का 45 दिन में लाभ, टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान, 40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण, खेती की जानकारी हुई डिजिटल, अत्याधुनिक 500 CM पैक्स स्थापित करने का फैसला। इसके अलावा कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का फैसला भी
डबल इंजन की सरकार ने लिया। सरकार किसान उत्पाद संघ एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने उठाए किसान हितैषी कदमों से ये साबित कर दिया है कि गांव के खेतों से लहलहाती फसलों से ही विकसित हरियाणा और विकसित भारत के संकल्प की धारा निकलती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। नारी वंदन नारी सशक्तिकरण की मुहिम के तहत डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे पानीपत की धरा से बीमा सखी योजना का आगाज हो या फिर साझा बाजारों का उद्घाटन। रिपोर्ट आप देखिए। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 15% से बढ़ाकर इसको 25% करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। हरियाणा पुलिस में अब महिलाओं की संख्या 25% करने का फैसला लेने वाली डबल इंजन की सरकार ने नारी वंदन और नारी सशक्तिकरण की दिशा में बैक टू बैक लगातार कई बड़े फैसले लिए हैं। नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल में लिए गए इन फैसलों में बीमा सखी योजना हो या फिर साइबर सिटी और फरीदाबाद में सखी निवास का निर्माण काबिले तारीफ है। ड्रोन दीदी प्रशिक्षण और 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। नारी सशक्तिकरण ऐतिहासिक डिसीजन, 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, 1,46,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 5,000 महिलाओं को फ्री ड्रोन प्रशिक्षण का टारगेट, स्वयं सहायता समूहों के लिए खोले गए साझा बाजार। साझा बाजार में 13 स्वयं सहायता समूहों को 10 दुकान अलॉट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्पित हरियाणा की नायब सरकार ने 8 लाख रुपए की कीमत के ड्रोन मुफ्त देने का फैसला लिया है। रोहतक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए स्थापित किए गए साझा बाजारों का उद्घाटन भी किया जा चुका है। ये साझा बाजार पीएम नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे इन समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर जगह मिली है। नायब सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान पानीपत की धरा से पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके बैंक खाते तक नहीं थे, वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बीमा सखी योजना, सशक्त देश की महिला। देश में लगभग 25,000 बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 3 साल में 2 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य। LIC की ओर से दिया जाएगा प्रशिक्षण। पानीपत की धरा से सौगात। बीमा सखी कम से कम 1,75,000 रुपए सालाना कमाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत से महिलाओं को ऊंची उड़ान भरने का अवसर दिया है। 3 साल में देश भर में 2 लाख महिला सखी बनाई जाएगी। बीमा सखियों को न केवल LIC से कमीशन मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से भी पहले साल 7,000 रुपए मासिक, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। हर महीने 2,100 रुपए की राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में भी मिलेगी। पूरे देश में लगभग 25,000 बीमा सखियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। अगर भारत को विकसित करना है तो वह तब होगा जब इस देश की 50% जनसंख्या, जो कि नारी शक्ति है, यह सक्षम हो गई है। अगर वह देश की मुख्य धारा में आगे आई और देश की अर्थव्यवस्था का भाग बनती है, तो इस देश का विकास निश्चित है। 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल अभिभाषण के दौरान एक वादा किया गया। द्वारा वर्ष 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने प्रदेश में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से सुधरकर 900 से अधिक हो गया है।
महिला कर्मचारियों को घर के समीप ही काम करने की सुविधा देने के लिए ग्रुप सी व डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात करने के लिए नीति लागू की जाएगी। रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली सभी महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और इस नीति पर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत जल्द ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की महिला कर्मचारियों को उनके पसंदीदा जिलों में तैनात करने की नीति लागू की जाएगी। विकसित हरियाणा का संकल्प मन में संजोई प्रदेश सरकार बैक टू बैक विकास के कई कदम उठा रही है। इस लिस्ट में अब कामगार महिलाओं को मिलने जा रहा हॉस्टल का तोहफा जुड़ने जा रहा है। सीएम नैब सिंह सैनी ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में हॉस्टल निर्माण के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। 500 मल्टीनेशनल कंपनियों के हब साइबर सिटी और औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में काम करने वाली हजारों महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन सखी निवासों के निर्माण का खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। कामकाजी महिलाओं को नायाब सौगात, सखी निवास का सरकार करेगी निर्माण। गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रोजेक्ट को मंजूर। परियोजना पर 65 करोड़ रुपए आएगा खर्चा। पीपीपी मॉडल के तहत संचालन की प्लानिंग। अब मंजूरी मिलने के बाद सखी निवास के निर्माण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही कामगार महिलाओं को निवास के लिए बेहतर सुविधाएं मिले, इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। सखी निवास का संचालन पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां साझेदारी के तहत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। डबल इंजन की सरकार की ओर से लिए गए फैसले चाहे उद्योग जगत से आधुनिक शिक्षा क्षेत्र तक महिलाओं हर क्षेत्र में सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश के युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रदेश की नायब सरकार ने कई फैसले लिए हैं, चाहे एससी आरक्षण का वर्गीकरण हो या भर्ती सिस्टम में पारदर्शिता और सरलीकरण। जो मैंने कहा था कि मैं शर्त बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो हमने कहा उसको पूरा किया है। हरियाणा की सरकारी नौकरी के भर्ती सिस्टम में पारदर्शिता, बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी विभागों का स्टार अधिकारी बनाने का दावा करने वाली नायब सरकार ने कई युवा हितैषी फैसले लिए हैं। चाहे सरकारी नौकरी भर्ती में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला हो या ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया का सरलीकरण, लिस्ट लंबी है। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अब की बार 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प लिया है। पारदर्शिता आधार, योग्यता को रोजगार। सरकारी विभागों में 2 लाख नई भर्ती का वादा। अनुसूचित जाति आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला। ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी स्टेज 1 नीति 2022 में संशोधन। ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी। शपथ के साथ 24,000 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी। नवचयनित पटवारियों को 1 साल की ट्रेनिंग सेवा काल में शामिल। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित वर्ग के आरक्षण का वर्गीकरण करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अनुसूचित जाति आरक्षण में उप वर्गीकरण का फैसला। 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू। 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित। 66 जातियां वंचित अनुसूचित जातियों की कैटेगरी में शामिल। अन्य अनुसूचित जाति में 15 जातियों को दी गई जगह। एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको नायब सिंह सैनी सरकार के फैसले के बाद उप वर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें लाभ हो और उनका उत्थान हो सके। भर्ती प्रक्रिया का सरलीकरण। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी 2024 अधिसूचित। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बुलाने का फैसला।
सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु 5% वेटेज को हटाया। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत बनाने के उद्देश्य से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिसी 2024 अधिसूचित की है। ये परीक्षा सरकार द्वारा निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी। ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, आवेदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित, धोखाधड़ी पर अंकुश, डी डुप्लीकेशन से डेटा की जांच, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता। नव चयनित पटवारियों को पंचकुला में नियुक्त पत्र सौंपने के दौरान भी बड़ा ऐलान किया। मैं यह घोषणा करता हूं कि पटवारी के पद पर पहले जो ट्रेनिंग थी वो 1.5 साल की थी, अब उसको 1 साल कर दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा और प्रशिक्षण की अवधि आपकी सेवा में ही शामिल की जाएगी। मतलब अब पटवारी के पद पर चयनित हुए युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान ही वेतन का भुगतान हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। विकासशील भारत के भविष्य की नींव युवाओं के लिए हरियाणा की सरकार की ओर से लिए गए नए फैसले सराहनीय हैं। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़े कदम हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एचकेआरएन के कर्मचारियों को जहां नौकरी की सुरक्षा दी, तो वहीं न्यायिक अधिकारियों और अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। मैं आज आपके माध्यम से उन सबको जो हम ये एचकेआरएन की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, ये तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। एचकेआरएन पोर्टल के माध्यम से विभागों में भर्ती करने पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने वाली नायब सरकार ने ये बड़ा फैसला लेकर जहां एचकेआरएन कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया, तो वहीं विपक्षी नेताओं के मुंह पर ताला जड़ दिया है। नायब सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल कर्मचारी हितैषी जो फैसले लिए, कर्मचारियों की खुशहाली का संकल्प, रोजगार सुरक्षा की गारंटी, एचकेआरएन के कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी हुई सुरक्षित, एचकेआरएन में अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की भागीदारी को प्रमुखता, 14,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन की गारंटी, 240 दिन सर्विस की एक कैलेंडर वर्ष में गणना जैसे कई फैसले शुमार हैं। इसी के साथ ही सरकार ने एचकेआरएन भर्ती सिस्टम की प्रक्रिया को पारदर्शी, आयु और कौशल योग्यता को आधार बनाने का दावा किया। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए एक कैलेंडर वर्ष में स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान को शामिल किया गया है। कर्मचारियों की खुशहाली का संकल्प, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ग्रेजुटी को बढ़ाया गया। 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की ग्रेजुटी। सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की। श्रमिकों के लिए 1 लाख नए मकान बनाने की तैयारी। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अब कर्मचारियों की खुशहाली का संकल्प, प्रशासन नीति 2024 मंजूर। कर्मचारियों का रिकॉर्ड HRMS में शामिल। विभागों में खाली पदों की मिलेगी जानकारी। कर्मचारियों की सर्विस संबंधित डेटा डिजिटल। कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने और उससे उनके हित में फैसले लेने के लिए सभी जानकारियां एक जगह पर उपलब्ध रहेंगी। हरियाणा सरकार की ओर से अपने नए कार्यकाल के दौरान उठाए गए इन कदमों से जहां विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को मनोबल बढ़ेगा, तो सिस्टम के कामकाज की क्षमता का रफ्तार पकड़ना भी लाजमी है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की नायब सरकार ने अंत्योदय परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर सुधारने की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हमारा कमिटमेंट है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी।
सर्वेक्षण का काम पूरा करवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर देने का काम जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है वो करेंगे। अंत्योदय कल्याण और हर जरूरतमंद तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने का संकल्प मन में संजोए नायब सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें हरियाणा के हर परिवार के सिर पर अपनी छत का रोड मैप डबल इंजन की सरकार ने तैयार किया है। इसी कड़ी में हर सिर पर छत, सपनों का घर। पीएम ग्रामीण आवास योजना को 5 साल किया। सीएम ग्रामीण आवास योजना के 100 गज के प्लॉट देने की तैयारी। 2 लाख परिवारों को मिलेगा अपने सपनों का घर। मकान बनाने के लिए 1.5 लाख की सब्सिडी देगी सरकार। हरियाणा सरकार ने कम आय वाले लोगों को घर बनाने के लिए मदद करने का पूरा खाका तैयार किया है। सर्वे का काम भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ ही अंत्योदय परिवारों तक सीधा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमने प्रदेश में 84 लाख लोगों को सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की सुविधा दी थी। हैप्पी कार्ड की योजना हमने शुरू की थी। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया है कि उनको हैप्पी कार्ड बन गए हैं, जिलों में भेज दिए गए हैं। जनसेवक सरकार अंत्योदय कल्याण। अंत्योदय परिवार उत्थान में 18 विभागों की 48 योजनाएं शामिल। 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड देने का संकल्प। 20 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड दिए जा चुके हैं। 1 लाख घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का टारगेट। 11,000 से ज्यादा घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि की तैयारी। 50,000 गरीब युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण दिलाया। देश में महिलाओं के लिए जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत 2100 रुपया जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था वित्तीय सहायता उस तक पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। हरियाणा में अंत्योदय के उत्थान के प्रयास अब और तेज होंगे। शहर और गांवों में 6 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। हरियाणा की नायब सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देने की तैयारी कर रही है। वहीं बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी की भी तैयारी है। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे के 35 लाख के अधिक परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 1,80,000 रुपए सुनिश्चित करना है। अंत्योदय मेलों के माध्यम से अभी तक 50,000 गरीब युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु वन के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ की राशि जारी की। योजना के तहत अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20,399 पात्र परिवारों को 763.69 करोड़ रुपए जारी किए गए। हरियाणा के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नायब सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ 2 किलोवाट और 100 यूनिट से कम मासिक खपत पर गिफ्ट। मासिक न्यूनतम शुल्क माफ 274 करोड़ रुपए मंजूर। हरियाणा के 9.5 लाख परिवारों को मिला लाभ। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए ये कदम विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने में कितने कारगर साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज। हरियाणा की नायब सरकार ने सरहद की सुरक्षा के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के परिवारों के हितों में भी कई बड़े फैसले लिए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हम अपने घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि जवान सीमाओं पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियों से थार रेगिस्तान की रेतीली टीलों तक सरहदों पर तैनात अधिकतर जवान हरियाणा की माटी से ही जन्मे। हरियाणा की वीर माताओं की
हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है। अब अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान हरियाणा की नायब सरकार ने जवानों के सम्मान में जो बड़े कदम उठाए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। सेना और सीआरपीएफ शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि को बढ़ाया गया है। शहीद परिवारों को अब 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि दी जाया करेगी। शहीद सब इंस्पेक्टर की पत्नी को 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित किया जाएगा। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान शहीद जवानों के सम्मान में इस बड़े फैसले पर मोहर लगाई गई। सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति। गौरतलब है कि पहले भी कई बार शहीद जवानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाए जाने की मांग उठी। ऐसे में सरकार द्वारा अनुग्रह राशि को बढ़ाए जाने की घोषणा एक बड़ा फैसला है, जिससे शहीदों के परिजनों को आर्थिक रूप से भी काफी राहत मिलेगी। शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश वर्मा को श्यामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के रहने वाले जय भगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। शहीदों के आश्रितों के लिए सहायता का विषय हरियाणा के जो शहीद सब इंस्पेक्टर श्री जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, क्योंकि एक्ट में भी प्रावधान है कि उसको गांव, अगर उसके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, मकान के लिए जमीन नहीं है, तो गांव उसको जमीन दे सकता है श्यामलात भूमि से। ऐसा 100 गज का प्लाट जो कमलेश शर्मा है उसको श्यामलात भूमि से 200 गज का एक प्लॉट देने का निर्णय किया गया है। यह बल्लभगढ़ ब्लॉक के हरिपुरा के हीरापुर के निवासी है। वो 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। बता दें कि अनुग्रह राशि वह राशि होती है जिसे सरकार किसी व्यक्ति विशेष या उसके परिवार को हुए नुकसान या हानि की भरपाई के लिए भुगतान करती है। शहीद जवानों के देश के प्रति बलिदान के सम्मान में यह अनुग्रह राशि दी जाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का शिलान्यास हो या फिर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सौगात। के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत हरियाणा की नायब सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों में स्वास्थ्य सौगात, बेहतर इलाज, किडनी रोगियों के लिए फ्री डायलिसिस सुविधा, सरसा मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, साइबर सिटी को 700 बेड का नागरिक अस्पताल जल्द, सड़क दुर्घटना में घायल का 1.5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज, एड्स मरीजों को निशुल्क सीटी स्कैन, MRI सुविधा, 11,325 एड्स मरीजों को 2,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता, टीबी से छुटकारे के लिए 40 फॉर्मूला टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी, देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान हरियाणा से शुभारंभ, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर का फैसला, नागरिक अस्पतालों को अपग्रेड करने की परियोजना, चिरायु योजना में फ्री इलाज सीमा
10 लाख रुपए सालाना। एड्स और टीबी जैसी बीमारियों से निपटने के फ्री इलाज से लेकर आर्थिक सहायता कई फैसले लिए गए। हरियाणा के पंचकुला से देशव्यापी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हुआ। ये अभियान देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 347 जिलों में चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य टीबी जैसी बीमारी को देश में से जड़ से मिटाना रहा। 4T के फॉर्मूले, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी से हरियाणा सरकार इस अभियान को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि सभी राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 200 या 200 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं एड्स जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार निशुल्क सिटी स्कैन, MRI सुविधा प्रदान करने के अलावा 11,325 मरीजों को 2,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दे रही है। सिरसा के संत सरसाई नाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। हरियाणा के नायब सरकार ने हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए हर जिले में मेडिकल निर्माण का बीड़ा उठाया है। आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। बाबा संत सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा में 22 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज 2 साल में होगा तैयार। परियोजना की अनुमानित लागत 1010 करोड़ 37 लाख रुपए। मेडिकल कॉलेज में अलग से कैंसर विंग होगी। कैंसर विंग के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो जाएगी। बाबा संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज। बाबा संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, चिकित्सा समेत करीब 25 विभाग बनाए जाएंगे। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की संध्या पर सीएम ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने साइबर सिटी में बनने वाले 700 बेड के नागरिक अस्पताल का नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने का फैसला लिया। ये बड़े गर्व की बात है। मैं प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा। साइबर सिटी को मिलेगी सौगात। 700 बेड का होगा अस्पताल। 7.73 एकड़ भूमि का होगा निर्माण। परियोजना की लागत 990 करोड़ रुपए। 13 मंजिल भवन बनाया जाएगा। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 11 मंजिल शामिल। 60 ICU, 12 OT, हेलीपैड की सुविधा। स्वास्थ्य हरियाणा, विकसित हरियाणा का संकल्प सजोई हरियाणा की नायब सरकार ने अपने 100 दिन के दौरान जो फैसले लिए वो स्वास्थ्य क्रांति के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बढ़ते पोल्यूशन से निपटने के लिए रामबाण फॉर्मूला भी तैयार किया है। विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से कैसे बढ़ते पोल्यूशन से निजात मिलेगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक प्रपोजल है कि हरियाणा को तकरीबन 3650 करोड़ रुपए इस पे 2030 तक वो खर्च करेंगे। उसमें 70% वर्ल्ड बैंक देगा और 30% हरियाणा सरकार लगाएगी और तकरीबन 80-85 करोड़ वो डोनेट करेंगे। डोनेशन लगा लो या मतलब एड लगा लो, ग्रांट देंगे। और इसमें ये योजना है कि जो ये बड़े बड़े शहर हैं जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, तकरीबन 250 बस इलेक्ट्रिक की बस चले, उसका पैसा वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट। हमारे हरियाणा को साल 2030 तक पोल्यूशन फ्री करने का संकल्प संजोए हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड बैंक का सहयोग लेने का फैसला लिया।
दूसरे कार्यकाल के दौरान विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग में पोल्यूशन से छुटकारे के लिए 3,650 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट में आर्थिक सहयोग के समझौते पर मोहर लगाई गई। पोल्यूशन से निपटने के लिए 3,650 करोड़ रुपए की परियोजना, 70% विश्व बैंक का सहयोग, 30% राज्य सरकार का खर्च। 2030 तक हरियाणा को पोल्यूशन फ्री करना टारगेट। विश्व बैंक द्वारा परियोजनाओं में 70% का योगदान दिया जाएगा, जबकि 30% राज्य सरकार की भागीदारी होगी। इस फंडिंग में विश्व बैंक की लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रांट इन एड भी शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के तहत साल 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य। इस परियोजना पर काम करने से हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों, सतत शहरी विकास और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने जैसी पहलों में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई है। इसी के साथ हरियाणा में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए भी एक व्यापक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया। नदियों को जोड़ने से राज्य भर में सिंचाई सुविधाओं में काफी सुधार होने और अमृत सरोवर योजना को लागू करने में सहयोग मिलेगा। आगामी 6 साल में हरियाणा को पोल्यूशन फ्री करने का टारगेट लिए हरियाणा सरकार की ओर से वायु गुणवत्ता में सुधार, जल पोल्यूशन और कचरा प्रबंधन समेत कई गतिविधियों में इस अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। 2047 तक विकसित हरियाणा, विकसित भारत का संकल्प सजोए डबल इंजन की सरकार ने आर्थिक तरक्की की दिशा में कई बड़े फैसले लिए, चाहे कर चोरों पर नकेल कसने का फैसला हो या फिर स्टार्टअप मुहिम को बढ़ावा देना। रिपोर्ट आप देखिए। कर चोरों पर अंकुश लगाने की तैयारी। 5 साल में 10 नई औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने की प्लानिंग के तहत हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों में 5 साल में 10 IMT स्थापित करने का लक्ष्य। टाउनशिप से 50,000 युवाओं उद्यमियों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। टैक्स चोरी की जानकारी देने पर सरकार देगी पुरस्कार। 2 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण का टारगेट। सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 52.54 करोड़ की सब्सिडी का सहयोग। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति को मंजूरी। 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाने का फैसला। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1000 हरित स्टोर और खोले जाएंगे। वैश्विक रोजगार के लिए युवाओं को फ्री सिखाई जाएगी विदेशी भाषाएं। हरियाणा की नायब सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी और हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता हिसार हवाई अड्डे पर संचालन, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर और विश्व बंदरगाह कार्गो लॉजिस्टिक्स हब, ओवरहॉलिंग की सुविधा आदि विकास का परियोजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग में सहायक होगा। प्रदेश को स्टार्टअप्स के लिए एक अग्रणी हब के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा स्टार्टअप्स का एक प्रमुख केंद्र बने। इसी कड़ी में सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और फंड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा में इको टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7.75% वृक्ष आवरण क्षेत्र को 10% तक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने GST संग्रह में 28% की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। दिसंबर 2024 के दौरान हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपए का संग्रह किया। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार और विभाग ने अपने कर संग्रह के दायित्वों को ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निभाया है। हरियाणा में आर्थिक प्रगति के पहिए की रफ्तार को बढ़ाने के लिए साइबर सिटी में AI सेंटर स्थापित करने की तैयारी की गई है। ये पहल हरियाणा प्रदेश को AI अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाएगी। इस केंद्र की स्थापना से राज्य की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलने के साथ साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल बनाई जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पेराई मिल स्थापित की जाएगी। हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति को लागू करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान
किया जाएगा। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का खाका तैयार किया जा चुका है। पारंपरिक नौकरियों के अलावा आधुनिक उद्योगों से संबंधित नौकरियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल 5000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना कर बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण दिलाया जाएगा। 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है, जो महिलाओं, गरीब परिवारों और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग से संबंधित परिवारों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। वेंचर कैपिटल फंड से युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने में मदद मिलेगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1000 हरहित स्टोर और खोले जाएंगे। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेश में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। हरियाणा को युवाओं की वैश्विक प्रगति के लिए सरकार की ओर से कई विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी। आर्थिक जगत में हरियाणा का डंका बजाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए ये फैसले किसान, युवा, महिला और समाज कल्याण की दिशा में कितने कारगर साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। अपने 100 दिन के कार्यकाल में नायब सरकार ने क्या कुछ कीर्तिमान रचे हैं, हमने आपको विस्तार से बताया और इन ऐतिहासिक फैसलों से हमारे हरियाणा का विकास का पहिया कितनी रफ्तार से दौड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।